फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं अपने गीतांजलि क्लास में। और हम पढ़ रहे हैं मॉड्यूल 3 रिवीजन 5 जो कि है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन लैंग्वेज। ये ओ लेवल एंड ए लेवल कोर्स के लिए है और उन लोगों के लिए भी है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और अभी तक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं जाने हैं, नहीं सीखे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि पाइथन लैंग्वेज एंड सी लैंग्वेज ऐसी दो लैंग्वेज है जिससे हम लैंग्वेज की पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम इसी का स्टार्ट कर रहे हैं। आज फर्स्ट चैप्टर है जिसका हमने कुछ बेसिक बातें, जो इम्पोर्टेंट बातें होती है वो हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वाले वीडियो ज़रूर देख लें, ताकि बेसिक जो कंसेप्ट था वो आपको क्लियर हो सके कि एक्चुअली में लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये क्या है, तभी आप इसे और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर जो चैप्टर 1 है। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं, एक एजेंडा देखते हैं आज के वीडियो लेक्चर का। तो सबसे पहले हम समझेंगे कंप्यूटेशनल मॉडल क्या है, इसमें क्या होता है, इस मॉडल को हम समझेंगे। फिर उसके बाद हम टेस्टिंग, डिबगिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में समझेंगे और फिर हम एल्गोरिदम एंड सुडो कोड को समझेंगे। ये जो चीज़ें हैं ये सॉफ्टवेयर डेवलप करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। अभी हम कोडिंग करना, अभी प्रोग्रामिंग करना हम नहीं सीख रहे हैं। अभी हम प्रोग्रामिंग की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कुछ टर्मिनोलॉजी है, टेक्निकल वर्ड है, उन सब के बारे में हम पहले क्लियर कर लेते हैं, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट समझ लेते हैं, फिर हम आगे कोडिंग करना भी सीखेंगे। ये सब जो टॉपिक है ये आपको प्रोग्रामिंग डेवलप करने में बहुत ही हेल्पफुल करेंगे। अगर ये सब पॉइंट आपका क्लियर है तो आगे जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम एल्गोरिदम समझने के बाद हम लास्ट में समझेंगे फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है और इसके बेसिक सिंबल क्या है, इसमें हम कौन कौन से सिंबल यूज करते हैं, एक बेहतर फ्लो चार्ट हम कैसे बनाएंगे। तो हम इन सभी टेक्निक्स को इसमें सीखने वाले हैं। और ये प्रोग्राम लिखने से पहले की चीज़ें होती है, ये सारे काम पहले होते हैं प्रोग्रामिंग डेवलप करने से पहले, एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने से पहले। तो ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक डेवलपर बनने के लिए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक को, जो कि है बेसिक कंप्यूटेशनल मॉडल। अब हम कंप्यूटेशनल मॉडल को समझते हैं कि ये क्या है और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये एक मॉडल होगा जो कि हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करेगा। और यहाँ आप डेफिनेशन में भी देखेंगे कि लिखा हुआ है कि कंप्यूटेशनल मॉडल इज अ मॉडल विच सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम इन अ मैथमेटिकल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ये प्रॉब्लम को सोल्यूशन करेगा मैथमेटिकल फॉर्म में, और ये जो सोल्यूशन कहाँ वर्क करेगा, तो कंप्यूटर के अंदर वर्क करेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलप करने की बात की जा रही है। तो कंप्यूटेशनल मॉडल में हम किसका मॉडल बनाते हैं, तो एक सॉफ्टवेयर का मॉडल तैयार किया जाता है कि हाउ टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। कोई एक सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करेगा, इसमें कौन कौन से प्रोसेस होंगे, इन सब के बारे में बात की जाती है। यहाँ लिखा हुआ है इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्रिंट ऑफ सोल्यूशन, यानी कि जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है, हम कोई सा भी एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं तो उसका एक ब्लू प्रिंट होता है, यानी कि उसका एक हूबहू एक मॉडल तैयार किया जाता है कि इसमें कौन कौन से स्टेप होंगे, हम इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इसमें क्या क्या एल्गोरिदम होगा। तो उन सभी मेथड को हम यहाँ पे कंप्यूटेशनल मॉडल कहते हैं। और इस मॉडल में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो एल्गोरिदम होता है, फ्लो चार्ट होता है, डायग्राम होता है एंड डॉक्यूमेंटेशन होता है। एल्गोरिदम के बारे में बता दूं तो एल्गोरिदम जैसे कि कोई लॉजिक हुआ कि जैसे हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूला को हम एल्गोरिदम कहेंगे। ठीक है। फ्लो चार्ट है कि अब इसके बाद कौन सा स्टेप होगा, इसके बाद कौन सा स्टेप होगा, तो ये सारे स्टेप को यहाँ पे फ्लो चार्ट में दिखाया जाता है। डायग्राम की बात करें तो वो एक डिज़ाइन तैयार किया जाता है कि इसको कैसे डेवलप करना है। एंड डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारी बातें लिखी होती है कि इसे कैसे यूज़ करना है और इसमें कौन कौन से हमें काम करने हैं। तो एक डॉक्यूमेंटेशन होता है जो कि सभी रिक्वायरमेंट को लिखा जाता है कि इस सॉफ्टवेयर में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या क्या हमें ज़रूरत है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या क्या फीचर्स डालने हैं। तो वो सारी बातें एक डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ होता है। तो इन सभी मेथड को हम कंप्यूटेशनल मॉडल कहते हैं। आइए हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल को देखते हैं और उससे कंप्यूटेशनल मॉडल को सॉल्व
समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप एक इमेज देखेंगे जो कि एक ईंट की तरह दिखाई दे रहा है, और ये जो ईंट है इसका डायमेंशन दिया हुआ है कुछ, जैसे कि लेंथ है, विड्थ एंड हाइट, ये तीनों यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या करना है, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि ये जो एरिया है, ईंट है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें एरिया कैलकुलेशन करना है कि जिसकी ईंट की लेंथ 5 है, विड्थ 4 है एंड हाइट 2 है, इसका कितना एरिया होगा। तो हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, तो अब हम एक कंप्यूटर लेते हैं और कंप्यूटर में ये जो डायमेंशन दिया हुआ है, इन डायमेंशन को हमने कंप्यूटर के अंदर डाल दिया। अब क्या हुआ कि कंप्यूटर हमें कुछ रिजल्ट देगा। तो उन्होंने रिजल्ट में हमें क्या दे दिया, 76। 76 कैसे आ गया, ये क्वेश्चन है। तो 76 लाने का मतलब है कि ये एरिया है। तो एरिया कैसे कैलकुलेट हुआ, तो कंप्यूटर में कहीं ना कहीं तो इसका फॉर्मूला होगा, तभी तो ये कैलकुलेट होके आया। तो जो फॉर्मूला बनाया गया है, तो उस फॉर्मूला को हम यहाँ पे एल्गोरिदम कहते हैं, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर एरिया कैलकुलेट करने वाला एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, तभी ये हमें आउटपुट दे रहा है, अदरवाइज आउटपुट हमें आता ही नहीं। यानी कि आप अपने फ़ोन में अगर कैलकुलेटर नहीं रखे हो, अनइंस्टॉल है या फिर उसका कोई एप्लीकेशन ही नहीं है, तो क्या आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो उसी तरह से कोई भी हमारा रियल लाइफ प्रॉब्लम है, तो उसको हमें कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व करना है, तो हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। और सॉफ्टवेयर का एक ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए हम कंप्यूटेशनल मॉडल का यूज़ करते हैं। आई होप कि ये बात क्लियर हो चुकी होगी। तो अब हम बात करते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे किया जाता है, उसमें कितने फेजेस होते हैं, यानी कि कितने उसके चरण होते हैं, स्टेप कितने होते हैं, कितने स्टेप में एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। तो उन सभी स्टेप्स के बारे में अब हम समझने वाले हैं। तो एक मॉडल होता है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, जिसका नाम है SDLC मॉडल। इसका फुल फॉर्म मैं बता दूं तो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यानी कि कोई सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, तो उसके लाइफ में जितने भी स्टेप्स हैं, वो कौन कौन से स्टेप है, और ये जो स्टेप है ये एक साइकिल की तरह होता है, यानी कि ये राउंडेड रिंग की तरह होता है, ये घूमते रहता है। आप यहाँ एक इमेज देखेंगे जिससे यह स्पष्ट होगा कि यहाँ आप देखेंगे कि 6 फेजेस हैं, ठीक है, 6 फेज है, 6 चरण है, जिसमें फर्स्ट है प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस। तो ये 6 स्टेप्स हैं जिसके बाद एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। तो हम इन सभी स्टेप्स को बारी बारी से समझते हैं कि हर स्टेप में क्या होता है। तो हम फर्स्ट स्टेप को देखते हैं जो कि है प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब क्या है कि हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं, तो उसमें हमें क्या क्या ज़रूरत है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इन सभी बातों पे ध्यान दिया जाता है। यानी कि इस फेज में जो फर्स्ट फेज है उसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग किया जाता है, यानी कि इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उन सभी चीज़ों को इकट्ठा करो। इसमें हमें कौन कौन से प्रोसेस करने हैं, क्या क्या हमें इसमें इम्प्लीमेंट करना है, हमें क्या ज़रूरत है इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, या फिर इस सॉफ्टवेयर में हमें कौन कौन से फीचर देने हैं, उन सभी ज़रूरत के बातों को एक डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है, ठीक है। तो उसे हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। और यहाँ पे 6 फेज हैं, तो 6 फेज में 6 डॉक्यूमेंटेशन बनेंगे, यानी कि हर फेज पे अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जाता है। और मैं बता दूं कि हर फेज के लिए अलग अलग टीम होती है काम करने के लिए। जैसे प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग की एक अलग टीम होगी जिसका काम है रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना, बस ये यही करेगा। अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग कहाँ से करेगा, तो जो हमारा कस्टमर है जिसको सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है, तो वो उससे पूछेगा कि आपको क्या क्या ज़रूरत है, वो लेगा, फिर मार्केट में जाएगा कि इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या और फीचर है और हम इससे क्या क्या बेनिफिट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी जगहों से रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करने का काम करता है। तो ये था फर्स्ट फेज जो कि है प्लानिंग। अब हम सेकेंड फेज को देखते हैं। सेकेंड फेज जो है वो है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है कि किसी बात का विश्लेषण करना, उस पर सोच विचार करना। जैसे कि हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है, इज दिस पॉसिबल, ओके, यानी कि कोई हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो क्या ये पॉसिबल है, अगर हाँ पॉसिबल है, इसको हम कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे। तो इसमें एनालिसिस होता है, उस पर सोचा जाता है, समझा जाता है, उसमें
जैसे कि हमने प्लानिंग कर लिया फर्स्ट फेज में, ये टीम ने क्या किया, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करके वो एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके अपने नेक्स्ट टीम को पास कर दिया। जो टीम है एनालिसिस करने वाला, उसके पास वो लिस्ट पहुंचेगा, वो डॉक्यूमेंटेशन पहुंचेगा। अब वो क्या करेगा कि उस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेगा, समझेगा और उसकी टीम इस डॉक्यूमेंटेशन पे काम करेगा। यानी कि अब इस पे समझेगा कि ये क्या पॉसिबल है, अगर हाँ पॉसिबल है तो इसमें अब क्या क्या स्टेप होंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो वो सारा जो प्रोसेस है ये एनालिसिस वाला टीम करेगा, यानी कि इसमें इसको समझा जाएगा कि कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और जब इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा कि हमें पता है कि अब हम इसे कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, तो अब ये क्या करेगा, एक ये रिपोर्ट तैयार करेगा, एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेगा जो कि नेक्स्ट टीम के पास भेजेगा, जो कि नेक्स्ट फेज में आएगा, वो है डिजाइनिंग फेज। अब इसमें क्या हुआ कि अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल चुका है कि हम इसे कैसे करेंगे। तो इसके बाद क्या हुआ कि अब इसमें एल्गोरिदम तैयार किया जाएगा, इसका डिजाइनिंग किया जाएगा कि अब हम इसका कैसा स्ट्रक्चर देना चाहते हैं वो यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। यानी कि जो सॉफ्टवेयर का डिजाइनिंग फेज है वो ये है कि इसका एल्गोरिदम लिखना कि इसमें कौन कौन से लॉजिक लगेंगे, कौन कौन से फॉर्मूला लगेगा, वो एल्गोरिदम लिखेगा एंड इसका एक फ्लो चार्ट तैयार होता है। ठीक है, तो ये डिजाइनिंग फेज में होता है कि सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग करना। एंड जब डिजाइनिंग हो जाएगा, एल्गोरिदम आ जाएगा, पूरी की पूरी स्टेप यहाँ पे आ जाएगी कि ये प्रोसेस होगा। अब इसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट फेज में जाएगा जो कि है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि अब हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि जो एल्गोरिदम है, जो लॉजिक आ गया है, जो फॉर्मूला है, और फॉर्मूला के साथ साथ हमारे पास फ्लो चार्ट भी है। यानी कि यहाँ पे स्टेप है कि हम फर्स्ट स्टेप के बाद हम सेकंड स्टेप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप क्या करेंगे। यहाँ पे पूरी डिटेल हमें मिल चुकी है सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग फेज में। अब ये भी एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेगा, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने के बाद ये नेक्स्ट टीम को पास भेज देगा। नेक्स्ट टीम जो है वो है इम्प्लीमेंटेशन करने वाला। यानी कि ये जो फेज है फोर्थ नंबर, ये यहाँ पे प्रोग्रामर होते हैं, यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं। ऊपर वाले जो होते हैं जैसे फेज 1, फेज 2, फेज 3 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही होते हैं, बट वो प्रोग्रामर नहीं होते। यहाँ पे फोर्थ फेज पे प्रोग्रामर होते हैं जो कि कोडिंग करते हैं। तो अब हमारे पास एल्गोरिदम मिलने के बाद अब क्या होगा, प्रोग्रामर जो है वो इस एल्गोरिदम को और फ्लो चार्ट के मदद से कोडिंग करना स्टार्ट करेगा। और यहाँ पे कोडिंग करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। जब हमारे पास एल्गोरिदम मिल जाता है एंड फ्लो चार्ट मिल जाता है तो इन दोनों डॉक्यूमेंट के बाद हमें कोडिंग करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। कोई सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं है, बस फटाफट कोडिंग ही करना है। और एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट हमारे पास है तो कोडिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा और एरर फ्री, यानी कि बिना किसी एरर का हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। यानी कि ये एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए बैकबोन है, एक रीढ़ की तरह वर्क करता है। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको एल्गोरिदम बनाने आना चाहिए, फ्लो चार्ट बनाने आना चाहिए, और हम इसे कैसे क्रिएट करेंगे ये हम समझेंगे। क्योंकि सॉफ्ट कोडिंग करना बहुत ही आसान है, सॉफ्टवेयर बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर ये स्टेप हम सीख जाते हैं कि कैसे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो आप एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन में हमने समझ लिया कि यहाँ पे क्या होता है, तो कोडिंग की जाती है, प्रोग्रामिंग की जाती है। नेक्स्ट फेज जो है, अब क्या है कि प्रोग्रामिंग कर लिया गया, सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुका है, बन चुका है। अब बनने के बाद क्या होगा, अब इसका टेस्टिंग होगा। टेस्टिंग यानी कोई भी हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं या फिर कोई व्हीकल तैयार होता है, कोई भी चीज़ प्रोडक्ट तैयार होता है तो उसकी सबसे पहले टेस्टिंग होती है। क्या ये सही बना है, जिस पर्पज से इस सॉफ्टवेयर का डेवलप किया जा रहा था, क्या उसको फुलफिल कर रहा है। तो इन सभी बातों को इस पे ध्यान देके इसकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग करने का मतलब है कि इसमें बग को फाइंड आउट करना। बग क्या होता है, तो कोई भी कंप्यूटर की प्रॉब्लम होती है, कोई भी एरर होता है कंप्यूटर प्रॉब्लम को, तो उसको हम बग कहते हैं। ठीक है, और बग को ठीक करने के प्रोसेस को हम डीबगिंग कहते हैं। तो टेस्टिंग फेज में क्या होता है, तो बग को ढूंढा जाता है, यानी कि सॉफ्टवेयर में कहाँ कमी है, क्या क्या प्रॉब्लम है, उन सभी प्रॉब्लम को यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है। फाइंड करने के बाद उसको फिर से
सुधारा जाता है, उसको डिबगिंग किया जाता है। फिर 6th नंबर जो है वो है मेंटेनेंस, यानी कि डिबगिंग हो चुका है, फाइंड आउट हो चुका है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेंटेनेंस फेज में भेजेंगे, यानी कि इसको हम रिपेयर करेंगे, जहाँ जहाँ जो भी प्रॉब्लम है उसको हम यहाँ पे ठीक करेंगे। और फिर ये फेज कंप्लीट होने के बाद, रिपेयर होने के बाद एक बार फिर छोटा सा टेस्टिंग होगा, और टेस्टिंग के बाद अब क्या होगा कि सॉफ्टवेयर को डिलीवर कर दिया जाता है। यानी कि जो क्लाइंट है, जो हमारा कस्टमर है, जिनको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, जिन्होंने हमारे कंपनी में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ऑर्डर दिया है, तो उनका सॉफ्टवेयर अब रेडी हो चुका है, अब हम उनको पेश कर देंगे, उनको हम डिलीवर कर देंगे। तो ये सारी प्रोसेस से गुजर के एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। अगर मेंटेनेंस के बाद जो टेस्टिंग हो रहा है, अगर उसमें भी कोई डिबगिंग आ गया, तो फिर अब क्या होगा कि फिर अब प्लानिंग होगी कि अब इसको कैसे ठीक किया जाएगा, एनालाइज होगा, डिजाइनिंग होगा, इम्प्लीमेंट होगा, टेस्टिंग होगा, फिर ये साइकिल चलते रहेगा। और जितनी भी सॉफ्टवेयर डेवलप होगा वो इन्हीं साइकिल से होके चलेगा। जैसे कि अब मान लो एक और एग्जांपल हम समझते हैं, सॉफ्टवेयर बन गया, जो प्रोग्रामर है अपने तरह से सारी तरह से टेस्टिंग कर लिया, अब डिलीवर कर दिया। डिलीवर करने के बाद अब क्या हुआ कि कंपनी में कुछ रूल चेंज हुए, या फिर गवर्नमेंट का कुछ रूल चेंज हुआ, जिसके कारण अब क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर में अब चेंजेस करना है। तो अब फिर वो सॉफ्टवेयर आएगा कंपनी में, अब क्या हुआ कि फिर उसमें जो भी चेंजेस करने हैं अब उन सभी पे फिर प्लानिंग होगा, फिर एनालाइज होगा, फिर डिजाइनिंग फेज पे जाएगा, फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फिर उसकी टेस्टिंग होगी, फिर उसका मेंटेनेंस होगा। तो ये काम हमेशा चलते रहता है, हर सॉफ्टवेयर की लाइफ में ये सारी चीज़ें हमेशा होते रहता है, जिसको हम कहते हैं कि अब नेक्स्ट अपडेट होके आया है, नेक्स्ट वर्जन आया है। तो ये क्या है, तो ये एक सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल है, वो हर बार कुछ ना कुछ उसमें मेंटेनेंस होते रहता है, कोई ना कोई चेंजेस होते रहता है, फिर वो एक नई अपडेट के साथ, नई वर्जन के साथ वो हमारे सामने आता है, मार्केट में वो फिर से लॉन्च करता है। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि एक कोई सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप किया जाता है और उसमें कौन कौन से फेज होते हैं। सिलेबस में सारे फेज के बारे में नहीं है, लेकिन कुछ फेजेस के बारे में आपको जानना है। तो आइए हम उन सभी को एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि आपके सिलेबस से अकॉर्डिंग है। जो कि है टेस्टिंग फेज, यानी कि अब क्या है कि हम तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो इसमें हम सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम रन कराएंगे। तो प्रोग्राम कराने के बाद हम उसका एक टेस्टिंग भी करेंगे, इसलिए इसके हम समझते हैं कि टेस्टिंग फेज में क्या होता है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो ड्यूरिंग दिस टेस्टिंग फेज, जब टेस्टिंग फेज हो रहा होता है तो इसमें क्या होता है समझते हैं। ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज डेवलपर्स फाइंड द वेदर द कोड और प्रोग्रामिंग वर्क अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट, यानी कि जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सॉफ्टवेयर है क्या ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है और इसमें क्या कमी है, इसको फाइंड आउट करना। तो ये टेस्टिंग फेज में किया जाता है। अब टेस्टिंग के भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं टेस्टिंग करने के लिए, जिसमें से हम कुछ आपके सामने रख रहे हैं। वैसे इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्टिंग है। यहाँ आप देखिए हमने 6 टेस्टिंग को यहाँ पे रखा है, बट इसके अलावा भी और भी है, तो हम बारी बारी से एक एक को देख लेते हैं। जिसमें फर्स्ट नंबर पे जो है वो है सेल्फ टेस्टिंग एंड यूनिट टेस्टिंग, यानी कि जो प्रोग्राम है हर प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल में तैयार किया जाता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में हमने समझ लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं फर्स्ट वीडियो तो आप उसे पहले देख ले, ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि हम लैंग्वेज किसे कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो सकेगा। तो यहाँ सेल्फ टेस्टिंग का मतलब क्या है कि जो हम प्रोग्राम, जो एक बड़ा सा प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है, उसको क्या किया जाता है तो छोटे छोटे प्रोग्राम में बनाया जाता है। तो हर मॉड्यूल को बनाने के लिए एक अलग प्रोग्रामर होता है, एक अलग टीम होती है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो मॉड्यूल जो डेवलपर तैयार कर रहा है वो अपना स्वयं टेस्टिंग करता है, सेल्फ टेस्टिंग कहता है, ठीक है। तो उसको हम सेल्फ टेस्टिंग कहते हैं। और यूनिट टेस्टिंग का यही मतलब होता है कि ये छोटे छोटे जो मॉड्यूल है, जो यूनिट है, इसको टेस्टिंग करने की प्रक्रिया को हम यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। तो ये सेल्फ टेस्टिंग भी कहलाता है या यूनिट टेस्टिंग भी कहलाता है। फिर नेक्स्ट जो है वो है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग,
ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो इसमें क्या होता है कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स में बता दो, ब्लैक मीन्स कि काला, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो ये वो वैसी टेस्टिंग है जो इनपुट आउटपुट के लिए बस चेक किया जाता है कि हम कुछ इनपुट दिए और कुछ आउटपुट दिए। ये केवल पॉजिटिव के लिए होता है, यानी कि जो हमारा रिक्वायरमेंट है हम बस उतना दिए और क्या हमारा जो प्रॉपर रिजल्ट था वो आ रहा है। जैसे कि हमें जोड़ना था कोई संख्या को 2 + 5, ठीक है, हम यहाँ पे समझते हैं। तो हमने 2 इनपुट दे दिया 2 + 5, तो क्या इसका रिजल्ट 7 आ रहा है। तो ऐसे टेस्टिंग हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में किया जाता है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होगा कि थोड़ा सा और एडवांस हो जाएगा। जैसे कि हम डालते हैं a + 5, तो क्या यहाँ पे कैसा रिजल्ट आ रहा है, क्या यहाँ पे कोई मैसेज शो कर रहा है या फिर यहाँ पे A5 प्रेस आउटपुट आ रहा है। तो इस तरीके के जो टेस्टिंग होता है यहाँ पे तो हम ऐसे एडिशन तो कर नहीं सकते, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो ये टेस्टिंग की जाती है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में। और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो करता है वो थोड़ा सा इनपुट आउटपुट का भी नॉलेज होता है और उनको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का भी नॉलेज होता है, तो वो खुद भी थोड़ा सा मेंटेनेंस कर देते हैं। वैसे अगर उनसे नहीं हो रहा है तो फिर वो प्रोग्रामर के पास टेस्टिंग करने के बाद भेज देते हैं। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग सिंपल टेस्टिंग होता है कि बस इनपुट देना और आउटपुट कैसा आ रहा है बस इसे फाइंड आउट करना। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में थोड़ा सा एडवांस होता है। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग के बारे में बता दूं तो ये इन दोनों का कॉमन होता है। गोरिल्ला टेस्टिंग होता है जिसमें हम कुछ भी इनपुट उल्टा पुल्टा इनपुट दे के हम उसका टेस्टिंग करते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो हम गोरिल्ला जैसे कि हम कुछ भी इनपुट करके कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, मतलब कि हम रैंडमली इनपुट दे के हम टेस्टिंग करते हैं कि ये कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है। फिर वीटा वर्जन टेस्टिंग, जैसे वीटा वर्जन आप जानते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर का वीटा वर्जन आया है मार्केट में, तो वीटा वर्जन एक टेस्टिंग का ही पर्पस है कि हम पूरे मार्केट में फैला दिए। अब क्या होगा कि हर लोग इस वीटा वर्जन का यूज़ करेंगे और उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, जब भी उनको कोई लगेगा कि हाँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये काम इसमें नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये ट्रबल हो रहा है, तो उसको वो रिपोर्ट करते हैं। और जैसे वो रिपोर्ट करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास पहुँचता है, तो उस पर वो काम करता है, फिर वो उसको मेंटेनेंस करके अपना ओरिजिनल वर्जन लॉन्च करता है। तो वीटा वर्जन आप यूज़ भी किए होंगे कोई सॉफ्टवेयर का वीटा वर्जन। तो वीटा वर्जन जो होता है वो टेस्टिंग के लिए पर्पस से ही आता है और जो इसका फाइनल जो बन के आएगा वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे ये हमने कुछ टेस्टिंग के टाइप्स लिखे हैं, बट इसके अलावा भी और भी बहुत सारे होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सिलेबस में है, बट हम अपने सिलेबस की बात करें तो इसमें इतना काफ़ी है। वैसे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 3 ही इम्पॉर्टेंट है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। चलिए हम टेस्टिंग को समझ लिए, अब नेक्स्ट फेज को समझते हैं, डिबगिंग। डिबगिंग क्या है? तो टेस्टिंग करने के बाद जितने भी बग फाइंड आउट हुए हैं, जितने भी एरर फाइंड आउट हुए हैं, अब उन सभी को हमें ठीक करना है। तो डिबगिंग क्या कहता है कि डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग अ बग इन द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी बग मिले हैं, जितने भी त्रुटि मिली है, जितने भी एरर मिले हैं, उसको फिक्सिंग यानी कि ठीक करने की प्रक्रिया को हम डिबगिंग कहते हैं। इट कैन डिफाइन एज द आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड रिमूविंग एरर। इसमें क्या होता है? तो एरर को आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर एनालाइज किया जाता है, उसको सोचा समझा जाता है, उस पर विश्लेषण किया जाता है, विश्लेषण करने के बाद अब उस एरर को रिमूव कर दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को डिबगिंग कहा जाता है। बग मीन्स एरर, डिबगिंग मीन्स एरर को हटाना, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं जो कि है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या है और क्यों ज़रूरी है, इसको समझते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दूं कि जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स परचेज करते हैं, जैसे कि लैपटॉप, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक सामान कोई भी आप परचेज करते हैं, तो उसके साथ एक छोटी सी बुक मिलती है। उस बुक में क्या होता है? उसमें यही तो होता है कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इसकी क्या क्या फीचर है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन जो भी सॉफ्टवेयर या फिर जो भी प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है उसका डिटेल होता है कि हाउ टू यूज़ इट। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, द डॉक्यूमेंटेशन आइदर एक्सप्लेन हाउ द सॉफ्टवेयर
ऑपरेट्स और हाउ टू यूज इट। इसे हम कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे यूज करेंगे, उन सब का सारा स्टेप जो होता है वो उसमें लिखा होता है। कि कोई इंस्टॉलेशन वाला होता है तो इंस्टॉलेशन स्टेप लिखा जाता है उसमें। तो डॉक्यूमेंटेशन जो भी प्रोडक्ट है उसका एक एक्सप्लेनेशन होता है, उसमें एक्सप्लेन किया जाता है कि इसमें क्या क्या फीचर है, इसको हम कैसे यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, ये सारी बातें उसमें लिखी हुई होती है। डॉक्यूमेंटेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में समझा था कि हर फेज पे एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार होता था जो कि नेक्स्ट फेज के लिए हेल्पफुल होता था। अगर हमारे पास कोई रिपोर्ट ही नहीं आएगा तो हम उस पर आगे काम कैसे करेंगे। और एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए एक पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है, उस पर कोई टीम काम करेगा और बहुत सारे टीम काम करते हैं। ओके, तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। इवन कोई भी सिस्टम हम तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है, आइदर हार्डवेयर सिस्टम और सॉफ्टवेयर सिस्टम। ओके, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम एल्गोरिदम को समझते हैं। एल्गोरिदम जैसे कि हम समझते आ रहे हैं अभी तक कि इसमें हम क्या करते हैं, तो कोई लॉजिक लिखते हैं और उसका स्टेप्स लिखते हैं जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसका यहाँ पे स्टेप एंड लॉजिक लिखा जाता है। तो हम इसको देखते हैं इसमें क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है। Produce an ordered sequence of steps that describe solution of problem. This sequence of steps is called an algorithm. यहाँ पे कह रहा है कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, उसका एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस होना चाहिए। सीक्वेंस का एक ऑर्डर होना चाहिए कि स्टेप हम फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, और जो ये स्टेप होगा वो हमारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करेगा। ओके, और इसी स्टेप्स को हम एल्गोरिदम कहते हैं या लॉजिक कहते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, वी आर राइटिंग सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इन 2 मेथड। हमारे पास जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम 2 मेथड में लिख सकते हैं। यानी प्रॉब्लम एल्गोरिदम लिखने के लिए हमारे पास 2 स्टेप्स हैं, 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो है सूडो कोड। यहाँ पे पी साइलेंट होता है और इसे हम प्रोनाउंसिएशन में सूडो कोड बोलते हैं। ओके, तो सूडो कोड है। सूडो कोड इज एन आर्टिफिशियल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज दैट हेल्प्स प्रोग्रामर्स डेवलप एल्गोरिदम। सूडो कोड जो है वो इनफॉर्मल लैंग्वेज होता है और जैसे कि हम लिखते हैं अपनी नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज वैसी लैंग्वेज होती है और हम अपने लैंग्वेज में इसे लिख सकते हैं, जो हेल्प करता है एल्गोरिदम तैयार करने के लिए। यानी कि जो हमारा दूसरा मेथड है उसको लिखने के लिए सूडो कोड यूज किया जाता है। जैसे कि हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में देखा था एनालिसिस फेज, जिसमें क्या होता है तो सूडो कोड में वो लोग डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं। फिर क्या होता है कि डिजाइनिंग फेज आता है और उसमें एल्गोरिदम तैयार किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सूडो कोड। ओके, सूडो कोड इज वेरी सिमिलर टू एवरीडे इंग्लिश। यानी कि जो हम नॉर्मल अपने रोजमर्रे की जिंदगी में इंग्लिश लैंग्वेज जो लिखते हैं वही लैंग्वेज का यूज किया जाता है सूडो कोड लिखने के लिए। ओके, तो ये कोई प्रॉपर लैंग्वेज नहीं होता, जैसे आपकी मर्जी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उसमें वर्ड्स होने चाहिए। ओके, तो ये होता है सूडो कोड। अभी हम इन सब का एक एग्जांपल भी देखेंगे। पहले हम दूसरी मेथड जो है उसे समझ लेते हैं। ये हम होता है जो ओरिजिनल एल्गोरिदम होता है यहाँ पे। तो ओरिजिनल एल्गोरिदम जो है इसको लिखने के लिए हमें सूडो कोड की जरूरत पड़ती है। रिफाइन द एल्गोरिदम सक्सेसिवली टू गेट स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड एल्गोरिदम दैट इज वेरी क्लोज टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि हमें एल्गोरिदम लिखने की जो जरूरत है वो हम सूडो कोड से लिखते हैं और ये एक सक्सेसिवली प्रोसेस होता है, स्टेप्स होते हैं। हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी को स्टेप वाइज स्टेप लिखते हैं। और ये क्या होता है तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके बहुत ही क्लोज होता है, यानी कि ये प्रोग्रामर लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। और सूडो कोड जो है नॉर्मल लोग हैं जो प्रोग्रामिंग नहीं जानते हैं, अगर उनको हम अपने प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उनको समझाने के लिए हमें सूडो कोड की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि ये नॉर्मल जो हम इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं उस लैंग्वेज में लिखा हुआ है और इसे पढ़ के कोई भी समझ सकता है। और एल्गोरिदम जो होता है इसको समझने के लिए एक प्रोग्रामर ही इसे अच्छे से समझ सकता है। ओके, तो ये दोनों डिफरेंस है इसमें। और हम चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं।
तो एग्जाम्पल में क्या होगा, तो हम एक प्रॉब्लम लेते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका डिफरेंस देखने के लिए हम क्या करते हैं, तो एक तरफ हम सूडो कोड लिखेंगे एंड दूसरी तरफ हम एल्गोरिदम लिखेंगे, ठीक है। तब आप इसमें दोनों में बहुत ही अच्छे तरीके से कंपेयर कर सकते हैं और इनमें क्या क्या डिफरेंस है इसे भी हम समझ सकते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है इसे हम पहले समझते हैं। देखो, कोई भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप करो किसी भी लैंग्वेज में, तो जो प्रॉब्लम है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका हमें कोडिंग करना है तो या एल्गोरिदम तैयार करना है, तो हमें प्रॉब्लम पहले समझ में आना चाहिए। प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से 3, 4, 5 बार उसे रीड करो और अच्छे तरीके से क्लियर हो सके कि हमें करना क्या है। जब तक हमें यही पता नहीं रहेगा कि हमें करना क्या है और हम किसका सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, किसका लॉजिक बना रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इससे पहले है कि हमें प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा बहुत ही बारीकी से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट एल्गोरिदम। अभी तो हम फिलहाल एल्गोरिदम लिख रहे हैं, तो एक एल्गोरिदम लिखना है टू ऐड 3 नंबर्स। 3 नंबर लेना है जिसको हमें ऐड करना है। अब वो नंबर कोई भी हो सकता है, जैसे 10, 20, 30 हो सकता है या फिर कोई भी नंबर हो सकता है। तो हमने ये समझ लिया कि हमारे पास 3 नंबर है जिसको ऐड करना है। एंड इसके बाद अब क्या करना है, एंड प्रिंट देयर नंबर्स, यानी कि जो सॉल्यूशन आया है, जो हमने ऐड किया हुआ है नंबर है, उसको हम प्रिंट करना है। प्रिंट का मतलब क्या होता है, तो उसको डिस्प्ले करना, मॉनिटर पे प्रिंट आउट करना। ओके, ये बात क्लियर हो चुकी है। यानी कि हम यहाँ पे एक समझ लेते हैं, जैसे कि हमारे पास 10 नंबर है, एक हो गया 10, दूसरा हो गया 20 एंड तीसरा नंबर हो गया 30। अब क्या करना है कि इन तीनों नंबर को ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमें मॉनिटर पे प्रिंट कराना है। ओके, तो एडिशन करने के बाद कितना आ जाएगा, 50। तो ये काम है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास 2 काम है। पहला काम कि 3 नंबर लेना है और सेकंड काम कि इसका एडिशन करना है और थर्ड काम कि इसको प्रिंट करना है। अब हम सूडो कोड को देखते हैं। सूडो कोड का स्टार्ट करते हैं। कोई भी आप एल्गोरिदम या सूडो कोड लिखोगे तो सबसे पहले आपको स्टार्ट लिखना होगा कि हम इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। अब सेकंड स्टेप में है, सेकंड पॉइंट जो है वो है टेक 3 नंबर फ्रॉम कीबोर्ड इन 3 वेरिएबल, यानी कि हम 3 नंबर लेंगे। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है। हमने एग्जाम्पल के तौर पे कितना लिया है, 10, 23, ठीक है। ये क्या है, तो एक एग्जाम्पल हमने लिया था, हमने ऐसे ही रख लिया। वैसे कीबोर्ड से ले रहे हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं। कीबोर्ड में कोई फिक्स थोड़ा ना है कि हम 10, 20, 30 देंगे। हम 5, 7, 8 भी दे सकते हैं, 1, 2, 3 भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो 3 नंबर कीबोर्ड से इनपुट लेना है एंड उन तीनों को 3 वेरिएबल में स्टोर कराना है। ओके, वेरिएबल क्या होता है हम इन सबको समझेंगे अभी बाद में। फिलहाल हम यहाँ पे ये समझते हैं कि ये जो नंबर है उसको स्टोर करने के लिए एक हम बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम ये तीनों नंबर को रखेंगे, ठीक है। तो 3 वेरिएबल हो गया और 3 नंबर हमने ले लिया। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है, जो मेन वर्क है, ऐड 3 नंबर्स। अब हम क्या करेंगे, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऐड ऑल नंबर्स एंड स्टोर इन वेरिएबल, यानी कि अब हमारे पास जो 3 नंबर आ चुके हैं, इन तीनों नंबर को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या होगा, अब हम इसको स्टोर करेंगे। स्टोर कहाँ करेंगे, तो किसी थर्ड वेरिएबल में। सपोज जैसे मान लो कि हमने एक सम नाम का वेरिएबल बना लिया, उसमें हमने स्टोर कर दिया। ओके, स्टोर करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो नेक्स्ट हमारा वर्क क्या है कि प्रिंट देयर सम, यानी कि जो सम में वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डिस्प्ले दिस वेरिएबल, यानी कि जो वेरिएबल में जो वैल्यू है उस वैल्यू को डिस्प्ले करा दो। अब उसमें कुछ भी पड़ा हो, अब कुछ भी कैसे पड़ा होगा, तो जो कीबोर्ड से इनपुट आया होगा उसके अकॉर्डिंग एडिशन होगा और उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू जनरेट होगा वो सम जो हमने थर्ड वेरिएबल बना रखा है उसमें वो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पे जो थर्ड स्टेप है उसमें वो जाकर स्टोर होगा और जो भी उस वेरिएबल में स्टोर होगा उसको फिर हम फोर्थ स्टेप में डिस्प्ले करा देंगे। एंड लास्ट स्टेप जो है वो है एग्जिट, यानी कि अब क्या होगा कि प्रोग्राम खत्म हो गया, हमारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम प्रोग्राम से बाहर जाना चाहते हैं। तो ये देखिए, जो नॉर्मल हम इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं वही लैंग्वेज है और इसे समझ कोई भी सकता है। जो इसे रीड करेगा वो बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकता है।
अब हम बात करते हैं एल्गोरिदम को। तो एल्गोरिदम लिखने के लिए हमें सूडो कोड की जरूरत पड़ेगा, और देखिए हम कितना बेहतर तरीके से इसी सूडो कोड की मदद से हम यहाँ पे एल्गोरिदम लिख रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है स्टार्ट। आप एल्गोरिदम लिखो या सूडो कोड लिखो, कुछ भी लिखो, स्टेप पहला जो होगा वो स्टार्टिंग से ही होगा, और जो एंड स्टेप होगा वो होगा एग्जिट या स्टॉप। ओके, यानी कि हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप एग्जिट लिख सकते हो या फिर स्टॉप लिख सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप जो गया हो गया स्टार्ट। अब सेकंड स्टेप क्या है, तो टेक 3 नंबर्स फ्रॉम कीवर्ड इन 3 वेरिएबल, ये लिखा हुआ है। तो अब हम इसको एल्गोरिदम में कैसे लिखेंगे, तो इनपुट num1 num2 एंड num3, यानी कि हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल बना लिया जिसका नाम है num1, यानी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये बॉक्स का नाम हो गया जिसमें हम 10, 20, 30 रखेंगे। ओके, क्या रखेंगे, तो जो भी हम कीबोर्ड से इनपुट आया है उसको हम इसमें रख देंगे 10, 20, 30। यहाँ तक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है, अब क्या कह रहा है कि जो 10, 20, 30 है उन सबको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को सम के अंदर रख दो। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम एल्गोरिदम में लिखते हैं, और ये जो प्रोग्रामर होते हैं वो इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो 10, 20, 30 का जो एडिशन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे एडिशन 60 हो जाएगा, मैं यहाँ पे ठीक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो सम में अब कितनी वैल्यू आ गई, 60। अब हम स्टेप 4 में देखते हैं, प्रिंट सम, यानी कि अब सम को प्रिंट कर दो। तो सम में क्या है, तो 60 है, तो 60 अब क्या होगा, मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाएगा, और डिस्प्ले होने के बाद हमारा काम कंप्लीट हो गया। जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। सॉल्व होने के बाद हम क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल था और बहुत ही इजी स्टेप थे इसको सॉल्व करने के लिए, और अभी आप लर्निंग स्टेप पे हैं इसलिए हमने बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश किया। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूडो कोड एंड एल्गोरिदम में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ जो लिखा हुआ है एल्गोरिदम, ये थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, टेक्निकल टर्म में लिखा हुआ है, और बाकी जो सूडो कोड है ये इनफॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यानी कि जो हम नॉर्मल जो इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं वैसे ये लिखा हुआ है। आई होप कि इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और एल्गोरिदम कैसे लिखते हैं वो भी क्लियर हो चुका होगा। और हम इन सब का एक अलग से हम इन बहुत सारे क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम आगे को देखते हैं, यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम तो क्लियर हो चुका है कि एल्गोरिदम कैसे तैयार किया जाता है। अब हम फ्लो चार्ट को समझते हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है और इसमें कौन कौन से बेसिक्स सिंबल है। फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। जो एल्गोरिदम हमने लिखा है अभी, उस एल्गोरिदम को ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना है, तो उसको हम फ्लो चार्ट कहेंगे। यानी कि जो वो रिप्रेजेंटेशन होगा, जो हमारा एक डायग्राम बन के आएगा, उसको हम फ्लो चार्ट कहेंगे, क्योंकि उसमें स्टेप्स होंगे, उसके बाद कौन से स्टेप है, कौन से स्टेप है, और उन सबको ग्राफ के रूप में, एक सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसलिए उसको हम फ्लो चार्ट कहेंगे। इट मेक्स यूज ऑफ symbols which are connected among them to indicate the flow of information and processing। इसमें क्या होता है फ्लो चार्ट में, तो जो भी हम सिंबल यूज कर रहे हैं वो जो हमारा डेटा है उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, एंड उसके बाद हम इंफॉर्मेशन कैसे शेयर करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, एंड इसका क्या प्रोसेस होगा, इंफॉर्मेशन को हम कैसे फ्लो करेंगे, तो वो सारा डिटेल हम समझते हैं फ्लो चार्ट के मदद से। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखना है, तो जैसे जैसे हम इसमें प्रैक्टिस करते चलेंगे फ्लो चार्ट और भी बहुत ही बेहतर होते जाएगा। तो फ्लो मीन्स क्या होता है कि बहाव, कि हमारा जो प्रोग्रामिंग का डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, अब हमें किस स्टेप को अब रन करना है, फिर दूसरे स्टेप को कब रन करना है। तो
कभी कभी क्या होता है कि हम स्टेप को रन करते करते सपोज कि 1 2 3 4 5 स्टेप पे आ गए, फिर हमें क्या है कि ऊपर जाना पड़ेगा, स्टेप 2 पे फिर से हमें जाना पड़े, तो वो सारी स्टेप्स, वो सारा फ्लो कि अब हमें किस स्टेप पे जाना है, अगर कहीं बैक जाना है फिर नेक्स्ट जंप करके आना है, तो वो सारा फ्लो चार्ट में दिखाया जाता है कि हमें अब किस इंफॉर्मेशन को शेयर करना है या फिर किस प्रोसेस को अब हमें करना है, तो वो सारा चीज़ फ्लो चार्ट में दिखाया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। तो हम बेसिक जो भी सिंबल्स हैं जो डायग्राम में यूज किया जाता है फ्लो चार्ट डिजाइन तैयार करने में, तो उन सभी सिंबल्स को हम यहाँ पे समझते हैं, जिसमें पहला सिंबल जो है वो है ओवल, जो इस तरह से कुछ दिखता है, एक अंडा शेप का, एक शेप का यहाँ पे दिखाई देता है जिसमें राउंड सा होता है, इसे हम सर्किल नहीं कहेंगे। तो ओवल सिंबल क्या करता है, इट इंडिकेट्स स्टार्ट एंड स्टॉप इन प्रोग्राम। जैसे कि हमने देखा था कि जब हम फ्लो एल्गोरिदम लिख रहे थे, तो एल्गोरिदम में मैंने बताया था कि सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है स्टार्ट, एंड लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है एग्जिट या स्टॉप। तो एग्जिट और स्टॉप या फिर स्टार्ट, इसको दिखाने के लिए हम ओवल शेप का यूज करते हैं। यानी कि अगर ओवल शेप है तो इसको हम देख के ही बता सकते हैं कि ये एक टर्मिनल है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा या तो यहाँ पे एंड हुआ होगा। अगर स्टार्टिंग में है, फर्स्ट में है, अप साइड में है तो वो स्टार्टिंग पॉइंट है, और लास्ट में है, बॉटम साइड में है तो वो एंड पॉइंट है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ओवल सिंबल इंडिकेट स्टार्ट एंड स्टॉप। इसका जो मेन फीचर है वो ये है, स्टार्ट एंड स्टॉप इन अ प्रोग्राम लॉजिक फ्लो, इट वर्क्स जस्ट लाइक अ टर्मिनल। ये टर्मिनल का काम करता है, इसे हम टर्मिनल शेप्स भी बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनल का मतलब होता है कि कोई भी चीज कोई भी आके वहां पे रुक जाए या फिर वहां से स्टार्ट हो जाए। जैसे कि आप ट्रेन में भी देखते होंगे कि कोई जैसे आनंद विहार टर्मिनल, तो टर्मिनल का मतलब क्या है कि यहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है और यहीं पे आके ख़त्म हो जाती है। तो टर्मिनल का मतलब होता है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। अब हम सेकंड सिंबल को देखते हैं जो कि है पैरेललोग्राम, जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये जो सिंबल है इसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, इसका यूज़ कब किया जाता है, किस प्रोसेस के लिए किया जाता है, किस स्टेप के लिए किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है इनपुट एंड आउटपुट के लिए। ठीक है, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन दैट टेक इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस अब कुछ भी हो सकता है, हमारा स्कैनर हो सकता है, माउस हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, कोई भी इनपुट डिवाइस के मदद से अगर हमें कुछ इनपुट लेना है तो इनपुट लेने के जगह पे हम पैरेललोग्राम सिंबल का यूज करेंगे। एंड डिस्प्ले आउटपुट ऑन आउटपुट डिवाइस, यानी कि अगर हमें कोई आउटपुट दिखाना है, अगर मॉनिटर पे आउटपुट दिखाना है या फिर प्रिंटर से आउटपुट निकालना है या फिर हमें किसी फाइल में सेव करना है, तो वो सारी जो आउटपुट होती है, तो आउटपुट को दिखाने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम का यूज हम कब करते हैं, इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस को दिखाने के लिए। और ओवल शेप का कब यूज करते हैं, टर्मिनल के लिए, यानी एंडिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। इंडिकेट द पैरेललोग्राम इन फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट में इसका यूज किया जाता है इनपुट एंड आउटपुट के लिए। नेक्स्ट जो है वो है रेक्टेंगल शेप, जो इस तरह से दिखा जाता है। और यहाँ पे आप जो ये है, ये रेक्टेंगल शेप नहीं है, रेक्टेंगल शेप ये है जिसकी जो डायमेंशन है वो चारों तरफ से बराबर है। ओके, तो यहाँ पे आप जो शेप है उसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी का यूज होने वाला है और इन सभी शेप्स का एक अपना अलग ही मीनिंग है और ये इस सब का स्पेसिफिक मीनिंग है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का वर्क क्या है, इनपुट आउटपुट करना। अगर यहाँ पे रेक्टेंगल शेप है तो रेक्टेंगल शेप का वर्क क्या है, तो ये प्रोसेस को दिखाना। ऑल अरिथमेटिक प्रोसेस सच एज एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर इंडिकेट बाय एक्शन और प्रोसेस सिंबल। इसे हम एक्शन और प्रोसेस सिंबल भी कहते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, तो जो भी हमारा प्रॉब्लम, जो भी हमारा मेन लॉजिक होता है या जो मेन प्रोसेस होता है जो कंप्यूटर के अंदर ऑपरेट होता है, वो अपने आप जो रिजल्ट तैयार करने का काम होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, ना आउटपुट होता है ना इनपुट होता है, जो प्रोसेस होता है, जो सीपीयू एग्जीक्यूट करता है, उन सभी इंस्ट्रक्शन को हम
रेक्टेंगल शेप में लिखते हैं, या फिर इसे प्रोसेस बॉक्स भी बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो प्रोसेस है इन सभी को लिखने के लिए हम स्क्वायर शेप या फिर रेक्टेंगल शेप का यूज करते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम नेक्स्ट सिंबल को समझते हैं। नेक्स्ट 4th नंबर में जो है वो है डायमंड शेप, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इस शेप्स को हम डायमंड शेप कहते हैं। तो डायमंड शेप का वर्क क्या है? डिसीजन लेना, ठीक है, यानी कि क्या इसे करना है या नहीं करना है, क्यों करना है। तो ये डिसीजन लेने का काम करता है। वो सारे प्रोसेस जिसमें यस नो क्वेश्चन हो या फिर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हो, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डायमंड शेप का यूज करते हैं। जैसे कि क्या इस कोड को रन करना है या नहीं करना है, तो यहाँ पे डिसीजन लेने की बात आ रही है, तो उस जगह पे हम डायमंड शेप का यूज करेंगे। और हम इन सभी शेप्स का एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे, इसलिए अभी हमें इन सभी सिंबल का क्या क्या फीचर्स है, इसके क्या गुण है, अभी हम उन सभी बातों पे बेसिक बातें समझ रहे हैं। वैसे जब हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो और भी बेहतर ही क्लियर होगा। तो डायमंड शेप का काम क्या है? डिसीजन लेना। और डिसीजन में क्या हो सकता है? या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, या तो यस होगा या तो नो होगा। तो यहाँ पे 2 डायमेंशन निकलते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो ट्रू होगा तो ट्रू वाला पार्ट चलेगा, अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स वाला पार्ट चलेगा, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे किसी स्टूडेंट का रिजल्ट आया। अब हमने क्वेश्चन किया है क्या ये पास है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आ गया। यहाँ पे डिसीजन लेना है कि हाँ ये पास है या ना पास है। तो अब ये डिपेंड कैसे करेगा? तो अब क्या करेंगे, इसके मार्क्स को चेक करेंगे, क्या इसका परसेंटेज जो है वो 50% से एबव है। अगर हाँ तो वो ट्रू है, तो ट्रू वाला पार्ट चलेगा, यानी कि अब क्या होगा कि हाँ ये लड़का पास है। अगर 50% से कम है तो क्या होगा? तो ये लड़का फेल है। ओके, तो ये एक कंडीशन था जिसके मदद से हमने समझा। नेक्स्ट शेप्स जो है वो है सर्किल। सर्किल का यूज हम कब करते हैं? तो सर्किल का यूज हम कनेक्टर्स के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे आउटपुट आ रहे हैं और हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, बट इन सभी का सॉल्यूशन एक ही है, तो हम वहाँ पे कनेक्टर यूज करेंगे कि कहीं से भी आउटपुट आए इसका एक ही इनपुट जाना चाहिए, ठीक है। तो उस जगह पे हम कनेक्टर का यूज करते हैं। इट इज यूजफुल टू यूज कनेक्टर्स टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। कोई सा भी कंफ्यूजन है तो उसको अवॉइड करने के लिए हम सर्किल का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे आउटपुट आ रहे हैं, बहुत सारे चॉइस हैं, तो हम चॉइस को हम एक आउटपुट देना चाहते हैं कि कोई सा भी हमारे पास चॉइस है, हमारा जो रिजल्ट होगा एक ही होगा, तो उस जगह पे हम कनेक्टर का यूज करेंगे, ये सर्किल सिंबल का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो है वो लास्ट सिंबल है जो है एरो। एरो यहाँ पे ये बताता है कि जो हमारा इंफॉर्मेशन फ्लो है उसके बारे में। ओके, एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कंट्रोल एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट सिंबल एंड फ्लो चार्ट। यानी कि अब किस सिंबल का रिलेशन है, अब हम किस सिंबल के पास पहुंचेंगे, या फिर हमारा अब किस सिंबल के पास कंट्रोल जाएगा, डायरेक्शन क्या होगा हमारे प्रोग्राम का, तो वो सब कुछ एरो के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। यानी कि डिसीजन के बाद अब ट्रू में जाना है कि फॉल्स में जाना है, फॉल्स वाला पार्ट किस साइड है, ट्रू वाला पार्ट किस साइड है, तो वो साइड डायरेक्शन दिखाने के लिए हम एरो सिंबल का यूज करते हैं। तो हमने इसमें फ्लो चार्ट के बेसिक बातें, एल्गोरिदम सभी कुछ सीख लिया, और फ्लो चार्ट का कुछ सिंबल्स था वो भी हमने समझ लिया। तो हमने इस पूरे वीडियो लेक्चर में क्या क्या सीखा? तो बेसिक कंप्यूटेशनल मॉडल को देखा, एंड टेस्टिंग, डिबगिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन को भी समझे, एंड सॉफ्टवेयर डेवलप करने की जो साइकिल है जिसमें हमने जितने फेजेस थे उन सभी फेजेस को भी ब्रीफली समझ लिए हैं। उसके बाद हमने एल्गोरिदम एंड सूडो कोड में क्या डिफरेंस है उसको भी समझा, और उसको डिफरेंट को भी देखा, और कैसे लिखा जाता है ये भी हमने समझा। और फाइनली हमने फ्लो चार्ट एंड इसके सिंबल को भी देख लिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ताकि वो भी ओ एंड ए लेवल एग्जाम को क्लियर कर सके और बहुत ही अच्छे नंबर से पास आउट हो सके, और एक जो बेहतरीन लैंग्वेज है पाइथन उसे सीख सके।
अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।